हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, साम एवं विषम संख्या के अलावा और भी अन्य संख्याएं शामिल थी। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लास में परमेय संख्याओं के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने परमेय संख्याओं के कुछ परिभाषा के बारे में जाने थे, जिसमें 2 परिभाषाएं शामिल थी। इसके अलावा हम लोगों ने दशमलव प्रसार के आधार पर परमेय संख्याओं को आप किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज दोस्तों हम लोग परमेय संख्या से ही जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला बिंदु है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, शून्य से संबंधित लोगों को यह संदेह रहता है कि क्या 0 एक परमेय है या फिर अपरमेय है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 0 एक परमेय संख्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो परमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग का सिंबल दोस्तों ऐसे एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, दो परमेय संख्या का योग यानी कि जोड़, अंतर यानी कि घटाव, गुणन यानी कि गुणा एवं भाग एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो परमेय संख्या हैं, जिसमें ए 1, बी का मान लेते हैं हम 3 ले लेते हैं दोस्तों। तो यदि योग से संबंधित यदि बात करें दोस्तों, योग यानी कि जोड़ से संबंधित यदि आप बात करते हो तो ए प्लस बी अर्थात 1 + 3 = 4 और भी दोस्तों क्या है, एक परमेय संख्या है, जो कि हमने लिखा है। अब यदि दोस्तों यदि आप अंतर की बात करते हो, अंतर यानी कि घटाव, यदि आप इन दोनों परमेय संख्याओं के यदि आप घटाते हो, a यानी कि 1 - 3 अर्थात -2, और दोस्तों यह -2 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अब दोस्तों यदि गुणन से संबंधित यदि बात किया जाए, गुणा, a गुणे b अर्थात a का मान 1, b का मान 3, तो 1 × 3 अर्थात 3, और 3 भी दोस्तों एक परमेय संख्या है। यदि भाग की बात किया जाए दोस्तों, भाग यानी कि इस रूप में भाग की बात किया जाए तो a/b, a का मान दोस्तों 1 है, b का मान दोस्तों 3 है, 1/3 यह दोस्तों p के रूप में प्राप्त हुआ, p/q के रूप में प्राप्त हुआ, और p/q एक परमेय संख्या होती है। इस प्रकार 1/3 भी दोस्तों एक परमेय संख्या कहलाई। तो हमने देखा कि दो परमेय संख्या के यदि आप योग करते हो, अंतर यानी कि घटाव करते हो, गुणन यानी कि गुणा करते हो, भाग अथवा भाग करते हो, तो इस प्रकार हमें एक परमेय संख्या की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब इससे अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच यानी कि मध्य, बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 और 2, ये 1 और 2 दो परमेय संख्या है दोस्तों। अब यदि हम क्या कहेंगे कि क्या 1 और 2 के बीच क्या और भी परमेय संख्याएं होती है? हाँ दोस्तों, 1 और 2 के बीच और भी परमेय संख्याएं होती है। जैसे 1 और 2 के बीच आपको 1.1 आया, तो ये भी तो दोस्तों ये दोनों के बीच में ही है।
और हमने बताया था कि इसका जो दशमलव प्रसार है यह शांत है, और शांत दशमलव प्रसार दोस्तों परमेय संख्या कहलाती है। इसलिए 1 और 2 के बीच 1.1 है, इसलिए यह भी परमेय संख्या है जो कि 1 और 2 के बीच है। इसके अलावा यदि आप 1.5 की बात करें, 1.8 की बात करें, 1.6 की बात करें, 1.32 की बात करें, 1.54 की बात करें, इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं, जैसा कि आपको 1 और 2 परमेय संख्याएं दिख रही है, इसलिए हम कहते हैं कि दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती है। आप इसी के आधार पर अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि सभी दशमलव संख्याएं अर्थात जो शांत हो या अशांत, शांत हो या फिर अशांत, और अशांत में भी दोस्तों क्या, आवर्ती एक परमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात दशमलव में लिखी कोई भी संख्याएं हो, जैसा कि 1.5 या दशमलव में लिखी संख्या है, इसलिए यह एक परमेय संख्या का उदाहरण है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है दोस्तों। इसके अलावा 7.54 यह भी दोस्तों एक परमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी दशमलव संख्याएं जो कि शांत हो या फिर अशांत आवर्ती में हो वह परमेय संख्याएं कहलाती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों कि 22/7 एक परमेय संख्याएं होती है, एक परिमेय संख्या होती है। 22/7 एक परमेय संख्या होती है। 22/7 एक परमेय संख्या होती है। दोस्तों 22/7 में विद्यार्थी को कंफ्यूजन रहता है कि 22/7 एक परमेय है या फिर अपरमेय संख्या है। तो हम बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 22/7 एक परमेय है। क्यों? क्योंकि 22 जो है वह पी का रूप है और क्यू के स्थान पर 7 है। दोस्तों हम 22/7 को पी बाई क्यू के रूप में आप दर्शा सकते हो, इसलिए 22/7 एक परमेय संख्या है। तो ये हुए दोस्तों परमेय संख्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब दोस्तों परमेय संख्या के आगे की संख्या अर्थात अपरमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे आप लोग अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हो, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। दोस्तों अपरिमेय संख्या का परिभाषा इस प्रकार है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, अनावर्ती है दोस्तों, अशांत अनावर्ती, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। हमने परिभाषा लिखा है दोस्तों, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ा था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का, एक था दोस्तों शांत और दूसरा था अशांत। हमने पुनः अशांत को दो भागों में बांटा था दोस्तों, एक था अशांत आवर्ती और दूसरा था दोस्तों अशांत अनावर्ती। तो ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती को तो हमने परिमेय कर दिया था दोस्तों, परिमेय संख्या, इसको हमने परिमेय संख्या का रूप दिया। लेकिन यहाँ जो अशांत अनावर्ती है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे,
तो यही इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसी के आधार पर परिभाषा है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार अशांत तो है ही है दोस्तों, लेकिन दशमलव के बाद जो आने वाली संख्याएं होती है दोस्तों कि वह बदल बदल कर आती है, वह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुई और उसे ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि मान लेते हैं √2। आप जानते हो कि दोस्तों कि √2 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप √2 का मान जब आप इसका निकालोगे दोस्तों तो 1.414 और इसी प्रकार अन्य संख्याएं बढ़ती चली जाती है, मान दशमलव के बाद बदलता रहता है। तो इसलिए √2 जो है वह दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा √5 की बात करें दोस्तों, यदि यदि 3 की भी बात करें दोस्तों तो 1.732। इसी तरह दशमलव के बाद 732 और भी अंक बदलते चले जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा आप अन्य उदाहरण √5 भी लिख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आप √7 भी लिख सकते हो, रूट आप 12 भी लिख सकते हो दोस्तों। ये सारी संख्याएं जो है दोस्तों अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आप √8 भी लिख सकते हो दोस्तों, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम देख रहे हैं दोस्तों कि जितने भी एग्जाम्पल हमने दिया है वो सारी संख्या कहीं ना कहीं रूट के ही अंदर है। तो क्या आप यह तो नहीं सोच रहे हैं ना दोस्तों कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती है वह अपरिमेय संख्या का ही उदाहरण है? यह बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कैसे? मान लेते हैं रूट के अंदर जो 4 लिखा हुआ है, आप 4 को आप 2 गुने 2 के रूप में लिख सकते हो। 2 गुने 2 के रूप में जब आप 4 को लिखोगे तो ये 2 में से 2 का एक जोड़ा बना, आप इसमें से एक संख्याओं को आप बाहर निकाल लो दोस्तों, यानी कि √4 का वैल्यू आपको 2 निकला। और यह दोस्तों 2 आप जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों कि हर रूट में लिखी जाने वाली संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि √4 जो है वो आप देख सकते हो कि 2 इसका मान निकला, तो इसलिए 2 क्या है? एक परिमेय है। इसके अलावा दोस्तों मान लेते हैं कि कोई संख्या यदि इस रूप में दी हुई हो 25 माइनस 2√2 प्लस √8 तो क्या दोस्तों यह एक अपरिमेय है या परिमेय? आप किसी भी संख्या को यदि रूट में हो तो आप यूं ही देखकर नहीं बता सकते, केवल देख कर कि यह परिमेय है या अपरिमेय है, बल्कि इन संख्याओं को आप अंतिम स्टेज तक आपको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट की प्राप्ति होगी, जिसके आधार पर आप यह कह सकते हो कि यह दिया गया संख्या एक परिमेय है या फिर अपरिमेय है। जैसा कि आप इसको यदि तोड़ सकते हो 25 माइनस 2√2, फिर दोस्तों 8 को आप 2 गुने 2 आप लिख सकते हो। हमने देखा है दोस्तों कि यहाँ 3 2 है, तो 3 2 है तो 2 का एक ही जोड़ा लगा, 25 माइनस 2√2। अब इसमें से दोस्तों एक आप निकाल लो तो 2√2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2√2 से 2√2 खत्म। तो आखिर क्या बचा है? केवल √25। और √25 को आप बताओ दोस्तों 5 गुने 5 लिख सकते हो। 25 को आप समान दो, 5 में से एक 5 निकालो तो 5। हमने देखा कि इस क्वेश्चन का जो अंतिम रूप आपको प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, और यह 5 क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने कई एग्जाम्पल के सहारे हमने यह देखने का प्रयास किया कि आपको संख्या विभिन्न रूपों में दी हुई रहेगी, लेकिन आप कैसे यह जान पाओगे कि यह संख्या दी हुई जो है वह परिमेय है या फिर अपरिमेय है? क्योंकि किसी भी संख्या का यदि अंतिम रूप आपको अशांत अनावर्ती प्राप्त हो तो आप कह दोगे कि वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये हुआ दोस्तों अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ बातें जो कि परिभाषा से संबंधित थी। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि
दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसा कि मान लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक उसी तरह √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 का जो वैल्यू होता है 1.114 होता है दोस्तों। इसके अलावा और भी मान बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा √3 का वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों 1.732 होता है, और भी इसी तरह मान बढ़ता जाता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच हम कह सकते हैं और भी बहुत सारी संख्याएं आ सकती है, जैसे कि 1.426 ... उसी तरह 1.532 ... इसी अलावा 1.654 और भी बहुत सारी संख्याएं यहाँ लिखी जा सकती है। इसलिए हमने कहा कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। इसी प्रकार आप अन्य दो अपरिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत अपरिमेय संख्याओं को आप परिभाषित कर सकते हो कुछ उदाहरण के माध्यम से। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। कैसे? तो दोस्तों हमने यह बताया आपको कि पाई का जब आपको यदि पाई से संबंधित यदि कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें पाई का मान रखने की आपको जरूरत पड़े, तो आप जानते हो दोस्तों कि पाई के स्थान पर आप 22/7 रखते हो। 22/7 या 22/7 दोस्तों पाई का जो एक्यूरेट जो मान है वो मान नहीं है दोस्तों, बल्कि पाई का जो भी मान निकलता है दोस्तों उसके जो नज़दीक का जो मान जो वेरी करता है वह 22/7 है। इसलिए हम क्वेश्चन में जनरली पाई के स्थान पर 22/7 रखकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पाई यदि एक अपरिमेय है तो 22/7 भी एक अपरिमेय ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यह जो पाई जो मिला है, यह जो पाई, इस पाई का मान होता है दोस्तों किसी भी वृत्त की परिधि अब बटे वृत्त का व्यास किसी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त है बना हुआ जिसका त्रिज्या आपको r है, और परिधि मान लेते हैं c है। आप जानते हैं दोस्तों ये चारों पूरा जो है ये स्थान घेरे हुए है, इसी घेराव की कुल लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। तो मान लेते हैं इस वृत्त की परिधि मान लेते हैं कि c है, और या तो r त्रिज्या हुआ और या पूरा दोस्तों व्यास हुआ जिसको आप लोग d के द्वारा सूचित करते हो, और या पूरा जो व्यास का जो मान होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना r होता है। तो वृत्त की परिधि यानी कि c और वृत्त का व्यास यानी कि d, और इसी c/d के अनुपात को दोस्तों हम लोग पाई कहते हैं। पाई को वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात के रूप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, परिभाषित करते हैं। और पाई का मान आज तक कभी भी किसी कंप्यूटर के माध्यम से, किसी कैलकुलेटर के माध्यम से कितना एक्यूरेट होना चाहिए आज तक नहीं निकाला जा चुका है दोस्तों। इसलिए जनरली हम लोग पाई का मान यदि बटे की बात करें, यदि परिमेय संख्या के रूप में बात करें तो 22/7 तो लेते ही हैं, और यदि दशमलव की बात करें तो आप पाई का मान आप दशमलव के रूप में 3.14 इसी तरह लेते हैं। इसी तरह 3.14 के बाद और भी बहुत सारी संख्याएं आती है जो अपने आप को रिपीट नहीं करती है दोस्तों, बल्कि बदल कर आती है। तो इसलिए हम लोग पाई का जो नजदीकी मान है दशमलव के रूप में आप 3.14 लेते हो। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना है कि पाई एक परिमेय है, बल्कि पाई एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ये हमें याद रखनी है दोस्तों। ये हुआ अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इससे आगे की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे।
अब अगला संख्या है दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को आप लोग रियल नंबर कहते हैं, RELNUMBER। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा है दोस्तों? तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि इस परिभाषा को कहने का यह मतलब हुआ कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। जैसा कि आपको यदि एग्जाम्पल में कह दिया जाए क्या 5 एक बार वास्तविक संख्या है? हाँ है दोस्तों, क्योंकि पहले तो 5 एक परिमेय संख्या है जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया है कि 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हर एक परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है, जैसा कि परिभाषा के द्वारा स्पष्ट है दोस्तों। इसके अलावा √3, क्या √3 एक वास्तविक संख्या है? पहले तो ये अपरिमेय है दोस्तों, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या में शामिल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 और √3 ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या का उदाहरण है। इसके अलावा 5/7 ये दोस्तों क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, और हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी दोस्तों। पाई क्या है दोस्तों? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात वो सारी संख्याएं जो परिमेय हो और अपरिमेय हो, दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर आप वास्तविक संख्या कहोगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को आप वास्तविक संख्या कहोगे। दोस्तों प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि वास्तविक संख्या समूह होता है, वास्तविक संख्या समूह होता है, इस तरह से प्रश्न आते हैं दोस्तों। पहला परिमेय का, दूसरा अपरिमेय का, तीसरा ऑप्शन दोनों का, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों परीक्षा में कि वास्तविक संख्या समूह होता है किसका? परिमेय का या अपरिमेय का या दोनों का या कोई नहीं। तो हम परिभाषा से स्पष्ट है दोस्तों कि वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों का समूह होता है, दोनों का सम्मिलित रूप होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा दोस्तों। इस प्रकार हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में जाना। अब हम लोग वास्तविक संख्या के आगे की संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या के आगे की संख्या दोस्तों अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या या अवास्तविक संख्या का एक दूसरा रूप दूसरा नाम आप काल्पनिक संख्या भी कह सकते हो, या फिर काल्पनिक संख्या। जिसको आप अंग्रेजी में नॉन रियल नंबर या फिर अवास्तविक संख्या, अंग्रेजी नॉन रियल नंबर, काल्पनिक संख्या जिसे आप लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। इसका परिभाषा किस प्रकार है दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर
वर्ग करने पर निगेटिव यानी कि नकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होती है। नकारात्मक कहने का मतलब हुआ माइनस वाला, नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। प्राप्त होता है। और वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहलाता है। और वास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या प्राप्त होता है, कहलाता है। दोस्तों, हम लोग वो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को नॉन रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जी हाँ दोस्तों, जिसका वर्ग यानी कि कहे तो स्क्वायर करने पर एक नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक मतलब रिजल्ट जब हमको निकलेगा ना दोस्तों, वर्ग करने पर हमको माइनस में रिजल्ट निकलना चाहिए दोस्तों, तो वही संख्या अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने सोच के अनुसार बताइए, क्या कोई ऐसी संख्या है दोस्तों जिसका आप यदि वर्ग करते हो तो आपको रिजल्ट माइनस में देता है? बताइए। जैसे मान लेते हैं, यदि आपके नजर में मान लेते हैं -2 एक संख्या है, आप इसका यदि आप वर्ग करोगे दोस्तों, -2 × 2 तो माइनस प्लस यानी कि 2 दूना 4। हमने देखा दोस्तों, या -2 आपके नजरों में एक ऐसी संख्या होगी जिसका आप वर्ग करोगे तो आपको माइनस में रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हमने देखा है या देख रहे हैं कि -2 का यदि आप स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, तो वर्ग करने का मतलब हुआ कि जो संख्या होगी ना, आप उसी से पुनः गुना कर दीजिए, वही संख्या आपको वर्ग प्राप्त होगी। जैसे मान लेते हैं यदि हम 3 का वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस 3 को पुनः इसी 3 से गुना कर दीजिए, तो 9, ये जो 9 मिला आपको दोस्तों, यही 9 जो है या इस 3 का वर्ग हुआ। तो इसी प्रकार आपके नजरों में -2 एक संख्या थी, तो जिसका हमने देखा रिजल्ट हो रहा है, जो कि क्या परिभाषा के अनुसार क्या इसकी सत्यता स्पष्ट हुई दोस्तों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिभाषा कहता है कि आपको रिजल्ट जो होना चाहिए वो नकारात्मक होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। लेकिन या तो रिजल्ट आपको प्लस में आ गया, तो क्या यह वास्तविक संख्या है? नहीं, यह वास्तविक संख्या नहीं है दोस्तों। दूसरा, हो सकता है कि आपकी नजरों में और कोई दूसरा रिजल्ट हो, क्वेश्चन हो। जैसा मान लेते हैं कि 3 का वर्ग, यदि आप 3 का वर्ग करना चाह रहे हो तो 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर माथा पर 2 है ना दोस्तों, तो इस 3 को आप 2 बार इसी से गुना कर दीजिए, 3 × 3 तो 3 × 9। क्या 9 आया दोस्तों? क्या 9? आप बताइए, क्या 9 जो है या माइनस वाला परिणाम है दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 के आगे प्लस चिन्ह है, तो क्या प्लस वाला भी तो नहीं हुआ दोस्तों? तो हम लोगों ने देखा कि ये 2 उदाहरणों के द्वारा आप इस वास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या को आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो। तो तीसरा हम ऐसा रिजल्ट देते हैं दोस्तों जिसकी सहायता से आप इस परिभाषा को भी स्पष्ट कर दोगे। सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन देखिए, यदि मान लेते हैं आपके सामने, ये दोनों रिजल्ट नहीं था दोस्तों वास्तविक संख्या का, लेकिन मान लेते हैं आपके सामने, यदि मान लेते हैं कि माइनस रूट के अंदर -2 एक संख्या हो, रूट के अंदर -2 एक संख्या हो, आप यदि इसका वर्ग करते हो दोस्तों, यदि इसका वर्ग करते हो, करके देखते हैं हम लोग, रूट के अंदर -2 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर -2 है तो इसको 2 बार लिखिए आप, -2 रूट के अंदर -2। हम देख रहे हैं दोस्तों, आप रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -2 देख रहे हैं दोस्तों, संख्या का जोड़ा लगा -2 का, इसलिए इसमें से आप एक बाहर निकाल लोगे, अर्थात -2 आया। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, हमने रूट के अंदर -2 का आप यदि वर्ग करते हो तो आपका जो रिजल्ट मिला वह -2 मिला, यानी कि आपका रिजल्ट एक नकारात्मक मिला दोस्तों। इसका रिजल्ट दोस्तों -2 जिस प्रकार आया है, जिस प्रकार -2 आया, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि -2 एक नकारात्मक परिणाम है, इसलिए नकारात्मक परिणाम रूट के अंदर -2 का वर्ग करने पर आया, इसलिए रूट के अंदर जो -2 है यह एक अवास्तविक संख्या है दोस्तों, यह एक अवास्तविक संख्या है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हो दोस्तों। पुनः
जैसे मान लेते हैं यदि हमको रूट के अंदर -5 का यदि वर्ग कहें वर्ग, तो आप रूट के अंदर -5 का आप स्क्वायर करोगे, रूट के अंदर -5 गुने रूट के अंदर -5, यानी कि आपको -5 के ये भी -5, आप समान दो में से एक 5 को निकाल लो तो -5। हम देख रहे हैं ना दोस्तों, आप रूट अंदर -5 एक कोई संख्या होगी, आपने इसका वर्ग किया तो आपको रिजल्ट -5 मिला। और हमने परिभाषा में यही बताया है कि वैसी संख्या जिसका आप यदि वर्ग करते हो और आपका रिजल्ट यदि निगेटिव आता है, परिणाम यदि निगेटिव आता है, तो वही संख्या आपको अवास्तविक संख्या कहलाई। इस प्रकार आप लिख सकते हो रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -6। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं जो अवास्तविक संख्या को दर्शाती है। ये सारी संख्याएं दोस्तों अवास्तविक संख्या कहलाती है। हम लोगों ने देखा अवास्तविक संख्या के बारे में। अब हम लोग अवास्तविक संख्या के आगे की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे संपूर्ण संख्या का। संपूर्ण संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर, इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं दोस्तों कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर बाकी गुणनखंड में मौजूद संख्याओं बाकी गुणनखंड में मौजूद संख्याओं के योग के बराबर संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसा कि मान लेते हैं कि कोई मान लेता है कि 2 एक संख्या जिसका गुणनखंड आप जानते हो दोस्तों 1 है और 2 है। 2 1 है और 2 है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि दोस्तों आप क्या करो 2 है ना दोस्तों, आप इस 2 को छोड़ दो, आप बाकी को देखो, क्या बाकी जो संख्या है क्या इस 2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसलिए 2 जो है एक संपूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि आप 4 की बात करो तो 4 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा दोस्तों? 1 है, 2 है और 4 है। आप क्या करो, 4 है तो 4 वाला खुद को छोड़ दो, बाकी गुणनखंड क्या है? 2 है और 1 है। आप 1 और 2 को जोड़ो, आपको 3 मिला। क्या यह 3 दोस्तों इस 4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। हमने 4 अर्थात स्वयं को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग किया तो आपको इस 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये 4 भी एक संपूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों। लेकिन आप 6 की बात करो तो 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। आप इस 6 को यानी कि खुद को आप छोड़ दीजिए दोस्तों, आप बाकी गुणनखंड को लीजिए, आप उसका जोड़ कीजिए। 2 1 3 3 3 6। हमने देखा कि आप बाकी 3 गुणनखंडों को आप जोड़ते हो तो आपका रिजल्ट आपको इस 6 के बराबर होता है। इसलिए हम कहेंगे कि पहला संपूर्ण संख्या जो है वह आपका 6 है। ठीक उसी तरह आप 28 को भी देख सकते हो दोस्तों। 28 को इसका गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ, 4 7
14 और 28। ये 28 के गुणनखंडों की संख्या है। इसमें 28 भी है, तो इस स्वयं को आप छोड़ दीजिए, स्वयं को आप छोड़ दीजिए। अब जो ये बाकी बचा दोस्तों, अब इसका आप योग कीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14। अब इसको जोड़िए, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 से 28। तो दोस्तों हमने देखा कि आप क्या कीजिए, स्वयं को छोड़कर और बाकी जो गुणनखंड में मौजूद जो संख्याएं हैं आप उन सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद आपको वही संख्या प्राप्त होती है जिसका आपने गुणनखंड प्राप्त किया है, तो वही संख्या आपको संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार दोस्तों यह संपूर्ण संख्या का उदाहरण आप लोग कैसे दे सकते हो। पहली संख्या तो आपको हो गई दोस्तों 6, दूसरी हो गया आपको 28, तीसरी आपन में 496। इसी तरह के अन्य भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको आप लोग संपूर्ण संख्या के रूप में आप परिभाषित कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जिसमें मूल रूप से परमेय संख्याओं के कुछ गुण थे, इसके अलावा अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या, और हम लोगों ने संपूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन किया। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको इसमें दी गई जो भी जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए योग्य भी होगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इससे आगे की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।